हेलो दोस्तों, वन टाइम अगेन अकी चौधरी इन फ्रंट ऑफ यू। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 11th बुक का नाम व्यष्टि अर्थशास्त्र का मांग की लोच। तो आज की क्लास में हम मांग की लोच के बारे में पढ़ने वाले हैं। मांग की लोच हमारे एग्जाम पैटर्न के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इस लेसन से थ्योरी और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस दोनों आते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि इस चैप्टर से न्यूमेरिकल एक 3 नंबर का न्यूमेरिकल फिक्स होता है, और वो 3 नंबर का न्यूमेरिकल मैं आपको यहाँ पर करवा के भेजूंगा। मतलब 3 नंबर आप यहाँ पर फिक्स करने वाले हो, और एक 4 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे थ्योरी का होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो भी आप देखने वाले हो। मतलब अकेला ये 7 नंबर का चैप्टर हो सकता है आपके सीबीएसई एग्जाम में। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सबसे पहले हम समझेंगे मांग की लोच क्या है। देखो, होता क्या है कि ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज होते हैं मांग की लोच क्या चीज है। अब मांग का सिद्धांत हमें समझ में आ गया, मांग का नियम समझ में आ गया था। अगर आपने वो अभी तक उसकी वीडियो नहीं देख रही है तो पहले आप उस वीडियो को देखो, ये लेसन आपको ज्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा। ठीक है, तो मांग की लोच का मतलब होता है कि जब कीमत में परिवर्तन होता है, और कीमत में परिवर्तन होने की वजह से उसकी मांग की मात्रा में परिवर्तन आता है। वो जो मांग की मात्रा होती है, अब उसकी मांग की मात्रा में कितना परिवर्तन हुआ है, ये हमें मांग की लोच से पता चलता है। ठीक है, अब मांग की लोच से पता चलता है कि मांग की मात्रा में कितना परिवर्तन हुआ है, और वो परिवर्तन मांग की लोच का जो हमारा आता है परिवर्तन, जिससे हमें पता चलता है, हम उससे ये पता लगाते हैं कि भविष्य में हमें किस प्रकार की चीजों का उत्पादन करना चाहिए, किस प्रकार की चीजों को मार्केट में बेचना चाहिए, किस प्रकार की चीजों पर टैक्स कम करना चाहिए, किस प्रकार की चीजों पर टैक्स बढ़ाना चाहिए। तो गवर्नमेंट इन सब मांग की लोच का अध्ययन करके ही बाजार में मांग को स्टेबल करती है, उसको अपनी स्थिति में लेकर आती है, सही स्थिति में लेकर आती है। तो सबसे पहले हम समझेंगे मांग की कीमत लोच वह माप है जिससे यह पता चलता है कि वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से उसकी मांग में कितना परिवर्तन हुआ है। अब कितना परिवर्तन जो हुआ है उसको हम इकाई के तौर पर मानते हैं। इकाई मतलब एक, या तो मांग की लोच इकाई के बराबर होती है, या फिर मांग की लोच इकाई से ज्यादा होती है, इकाई मतलब एक से ज्यादा होती है, या फिर मांग की लोच इकाई से कम होती है, मतलब एक से कम होती है। और दो कंडीशन और है, मांग की लोच शून्य भी होती है और मांग की लोच इन्फिनिटी भी होती है। तो इन ये जो मांग की लोच है उसके बारे में हम थोड़ा अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे, तब जाके हमें समझ में आता है। तो सबसे पहले तो मैं इस पेज पर आपको क्या समझाने वाला हूं, मैं आपको इस पेज पर मांग की लोच किसे कहते हैं ये समझाने वाला हूं, उसका फॉर्मूला क्या है, कैसे मांग की लोच को निकालते हैं ये सिखाने वाला हूं, और एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने वाला हूं कि एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है मांग की लोच क्या है। कीमत में परिवर्तन होने से मांग की मात्रा में कितना परिवर्तन होता है वो हमें मांग की लोच से पता चलता है। ठीक है, ये होगी डेफिनेशन। अब इसके फॉर्मूले बच्चे दो होते हैं, दो तरीके से हम एक ही क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, तो दो फॉर्मूले कौन से, एक तो होता है मतलब प्रतिशत के थ्रू आंसर निकालना, और एक होता है बिना परसेंटेज के, बिना प्रतिशत के थ्रू आंसर निकालना। तो ये दो फॉर्मूले हैं, एक दो। ठीक है, तो यहां पर हम यहाँ पर याद रखते हैं कि मांग की कीमत लोच। तो मांग की कीमत लोच आपको ध्यान रखना है, जिसको हम कहते हैं ईडी। क्या कहते हैं, ईडी कहते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मतलब मांग की लोच, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो मांग की लोच का जो फॉर्मूला होता है, मांग में प्रतिशत परिवर्तन और कीमत में प्रतिशत परिवर्तन का अनुपात होता है, तो इसको अनुपात कहते हैं। मांग में प्रतिशत परिवर्तन और कीमत में प्रतिशत परिवर्तन का अनुपात जो होता है उसे हम मांग की लोच कहते हैं। मतलब मांग में जितना भी प्रतिशत परिवर्तन आया उसको हम ऊपर रखेंगे, और कीमत में जितना प्रतिशत परिवर्तन आया उसको हम नीचे रखेंगे। ठीक है, तो इसको अनुपात कहते हैं। और दूसरा फॉर्मूला होता है हमारे पास डेल्टा क्यू, इसको हम डेल्टा कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको हम डेल्टा, इसको हम डेल्टा कहते हैं। डेल्टा क्यू बटे में डेल्टा पी मल्टीप्लाई पी बटे में क्यू। ठीक है, अभी डेल्टा क्यू क्या है, डेल्टा पी क्या है, वो अभी आपको सवाल में समझाऊंगा। उससे पहले देखो, डेल्टा का मतलब होता है परिवर्तन। डेल्टा का मतलब होता है परिवर्तन। अब मानो कि पहले कीमत मतलब जो थी, पहले कीमत 100 रुपए थी, अब 100 रुपए से 120 रुपए हो गई। कितने का परिवर्तन आया, 20 का परिवर्तन आया। तो 20 हो जाएगा डेल्टा क्यू। ठीक है, अब डेल्टा पी मतलब डेल्टा पी हो जाएगा, कीमत में परिवर्तन तो डेल्टा पी हो जाएगा। और पहले हम 50 खरीदते थे, अब हम 40 खरीद रहे हैं। कितने का परिवर्तन आया, 10 का परिवर्तन आया, तो वो हो जाएगा हमारा डेल्टा क्यू। और पी मतलब होता है प्रारंभिक, प्रारंभिक कीमत और प्रारंभिक मात्रा। क्यू का मतलब क्या होता है, प्रारंभिक मात्रा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है डेल्टा क्यू का मतलब होता है मांग में परिवर्तन,
डेल्टा पी का मतलब होता है कीमत में परिवर्तन, पी का मतलब होता है प्रारंभिक कीमत, प्रारंभिक मतलब पहली जो कीमत थी, पहले 100 रुपए थी फिर 120 रुपए हुई, तो जो पहली कीमत थी वो 100 रुपए है, तो उसको बोलेंगे प्रारंभिक कीमत। क्यू मतलब होता है प्रारंभिक मांग, पहली मांग कितनी थी, पहले मांग 50 थी अब 40 हो गई, तो पहली मांग 50 काउंट होती है। ठीक है, सवाल देखेंगे, सवाल करने का एक आसान तरीका बताऊंगा, ये भी एक मेथड है, ले मैं आपको बताऊंगा आसान तरीका। किसी वस्तु की कीमत 100 रुपए से बढ़कर 120 हो जाती है, सबसे पहले तो आपको कीमत लिखनी है और यहाँ पर क्वांटिटी लिखनी है। कीमत क्या थी, पहले 100 रुपए थी, अब 120 हो गई, और उसकी मांग 50 इकाई से 40 हो गई, तो मांग जो है 50 से 40 हो गई। अब देखो यहाँ पे कीमत बढ़ी, मांग घटी, मांग का नियम तो है इसके अंदर। ठीक है, तो मांग का नियम भी होना चाहिए मांग की लोच निकालने के लिए। अब इसके अंदर जो परिवर्तन है वो 20 का है, जिसको बोलेंगे डेल्टा पी। इसमें परिवर्तन है 10 का, इसको बोलेंगे डेल्टा क्यू। फॉर्मूला हमारा ये, सबसे पहले तो डेल्टा क्यू होता है, तो डेल्टा क्यू हमारा कितना है, 10 है, तो डेल्टा क्यू हम 10 लिखेंगे, और नीचे आ जाएगा डेल्टा पी। डेल्टा पी कितना है, दोनों में परिवर्तन 20 का है, तो 20 आ जाएगा नीचे। ठीक है, मल्टीप्लाई पी, पी मतलब होता है प्रारंभिक कीमत, प्रारंभिक कीमत 100 है, तो यहाँ पर हमें 100 लिखना है, और नीचे आ जाएगा क्यू, क्यू मतलब पहली वाली मात्रा 50 है। इसको हम सॉल्व कर देंगे, 0 से 0 कट गया, 5 दूनी 10, 10 से इसको काटेंगे तो 10, 10 से 10 कट गया, तो आंसर आ गया हमारा 1। तो यहाँ पर जो मांग की लोच है वो इकाई के बराबर है। इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे, मांग की लोच हमारी इकाई के बराबर आया था, और इसके अंदर परसेंटेज मेथड से सॉल्व किया हुआ है, मैंने इसी सवाल को इस फॉर्मूले से सॉल्व किया है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर मांग की लोच इकाई के बराबर है। अब आने वाले अभी हम पढ़ेंगे कि मांग की लोच इकाई के बराबर जब होती है तो क्या होता है, मांग की लोच इकाई से कम होती है तो क्या होता है, मांग की लोच इकाई के बराबर होती है तो क्या होता है। तो इन सभी को हम आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि इनका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया मांग की कीमत लोच किसे कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे मांग की कीमत लोच के प्रकार। ठीक है, तो मांग की कीमत लोच जो होती है 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है। अब 5 प्रकार की होती है तो आपको यहां पर ध्यान देना है कि सबसे पहला होता है पूर्णतः बिलोचदार मांग, फिर होता है बिलोचदार मांग, फिर होता है इकाई के लोचदार मांग, जो अभी हमने निकाला था एक आया था, तो इसका मतलब वो इकाई के लोचदार मांग थी। अब आता है लोचदार मांग, फिर आता है पूर्णतः लोचदार मांग। तो इन पांचों के बारे में हम अभी इस वीडियो में समझने वाले हैं। 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन बनता है पेपर में, 5 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है पेपर में। किस प्रकार से ये क्वेश्चन बनेंगे मैं अभी आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूं, तो ध्यान से देखना, स्किप मत करना। और अभी तक आपने मेरे चैनल को फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लो, क्योंकि पेपर के टाइम पर मैं बहुत ही खास और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आऊंगा, जो एग्जाम पैटर्न के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे सीबीएसई एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आते हैं। तो अभी से ही फॉलो कर लो, जिससे कि बाद में वो वीडियो मिस ना हो जाए आपसे। तो सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि ये बेलोचदार और लोचदार किसे कहते हैं, मतलब लोचदार, बेलोच और लोच, बेलोच और लोच। तो बेलोच का मतलब क्या होता है, बेलोचदार मांग होती है कि ऐसी वस्तु जिसके बिना हम नहीं रह सकते। ठीक है, हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई ऐसी चीज होती है जो हमें खाने की हो सकती है, यूज करने की हो सकती है, पीने की हो सकती है, कोई भी चीज जिसके बिना हम नहीं रह सकते, वो उसकी मांग हमेशा ही बेलोचदार होती है। अब हर किसी के लिए एक वस्तु है जो बेलोचदार होती है, वो होती है नमक। अब नमक एक ऐसी वस्तु है, अगर इसके मार्केट में रेट बढ़ जाए तो इसकी मांग पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आज भले ही नमक 20 रुपए किलो या 40 रुपए किलो आता हो, अगर ये 100 रुपए किलो भी हो जाएगा तो भी हम उतना ही यूज करेंगे जितना पहले यूज करते थे। ऐसा नहीं है कि भैया नमक बहुत महंगा हो गया है, अब नमक का यूज हम थोड़ा कम करेंगे। जैसे होता है ना, बिजली का बिल ज्यादा आता है तो घर में मम्मी क्या कहती है, लाइटें बंद करके रखो, पंखा चालू मत करो, बेफालतू के टीवी मत चलाओ, क्योंकि बिजली का बिल ज्यादा आता है, उसको कम यूज करो। लेकिन नमक वो चीज है, जितना मर्जी रेट बढ़ जाए, हम पहले जितना यूज करते थे उतना ही फिर से अभी दोबारा यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ लोचदार मांग कौन सी होती है, जिसके बिना हम रह सकते हैं, जिसके बिना हम रह सकते हैं। अब जैसे कि लोचदार मांग, अब मार्केट में एरोप्लेन की कीमत बढ़ गई, एरोप्लेन पहले 300 करोड़ का था, कम हो गई, मान लो एरोप्लेन पहले 300 करोड़ का था, अब 200 करोड़ में मिल रहा है। अब तो मम्मी को, मम्मी दे दो मेरे को एरोप्लेन खरीदना है, 200 करोड़ का ही तो है, बस 100 करोड़ कम हो गया। तो उसकी मांग में जितना मर्जी फर्क पड़ जाए, हमें कीमत में जितना मर्जी फर्क पड़ जाए, हम उसकी मांग में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते। ठीक है, तो वो ऐसी वस्तु को लोचदार मांग कहते हैं, और ये समय के साथ साथ बदलती है। ठीक है, बेलोचदार मांग जो है पूर्णतः बेलोचदार होती है, मतलब नमक। अब ये बेलोचदार जो है ये इससे थोड़ा सा कम होता है,
पूर्णता से थोड़ा सा कम होता है, इसको हम अल्प लोचदार भी कह सकते हैं, अल्प लोचदार भी कह सकते हैं। अब वो बेलोचदार पूछे या अल्प लोचदार पूछे, जब लोचदार पूछेगा तो पूरी तरह से लोचदार है, ये अल्प लोचदार है और ये पूर्णतः लोचदार है। अभी इसके बीच में कंफ्यूजन होगी, मैं अभी वो सारे कंफ्यूजन दूर करूंगा। ठीक है, ऐसी वस्तुएं जिनके बिना हम थोड़ा बहुत रह सकते हैं, जिनके बिना हम थोड़ा बहुत रह सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम बेलोचदार मांग कहते हैं, थोड़ा बहुत जिसमें हम रह सकते हैं। अभी एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, तो वन बाय वन हम इसको भी स्टडी करेंगे। सबसे पहले आता है पूर्णतः लोचदार मांग। पूर्णतः लोचदार मांग किसे कहते हैं? अब पूर्णतः लोचदार मांग में क्या होता है, मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता, चाहे कीमत जितना भी बदले। अब कीमत जितनी मर्जी बढ़ जाए, कीमत कम हो जाए तो भी मतलब कोई फर्क नहीं पड़ रहा मांग पर, फिर भी हम उतना ही यूज करेंगे जितना पहले यूज करते थे। कीमत बढ़ जाए तो भी मांग पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कीमत जितनी पहले हम जितना यूज करते थे उतना ही यूज करेंगे। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम अभी नमक भी हो सकता है और जीवन दायिनी दवाइयां। अब मेडिसिन है, अब मेडिसिन बहुत महंगी है। अब भाई घर में जब हमारे इमरजेंसी आती है तो हम दवाइयां खरीदते हैं, और दवाइयां चाहे जितनी मर्जी महंगी हो हम खरीदते ही हैं, तो उसकी मांग पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसके लिए जो ईडी होता है, ईडी मतलब मांग की लोच, जो मांग की लोच होती है वो जीरो के बराबर होती है। मतलब मांग पर कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा तो उसकी मांग की लोच जीरो के बराबर है। मांग पर कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा, मांग उतने का उतना ही है, कीमत में परिवर्तन हो रहा है। तो पहले कीमत अगर P1 है, मांग इतनी है, अब कीमत P2 हो गई, मांग अभी भी उतनी ही है, मांग में कोई परिवर्तन नहीं आया। तो ये हो गया इसका ग्राफ। जब मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो जो हमारी डीडी होती है वो बिल्कुल खड़ी हो जाती है, वाई अक्ष के पैरेलल हो जाती है। तो यहां पर आपको याद रखना है, जो डीडी है, डीडी मतलब मांग वक्र, वो वाई अक्ष के समानांतर होती है। क्या क्या मैंने, मांग वक्र वाई अक्ष के समानांतर होती है जब ईडी इक्वल टू शून्य होता है। ये याद रखना, पेपर में क्वेश्चन कैसे बनेगा, जब मांग की लोच शून्य के बराबर होती है तो बाजार मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है, मांग का बाजार पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से पूछ सकता है ये। तो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है कि इकोनॉमिक्स में कई तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं घुमा फिरा के। ठीक है, सेकंड आता है हमारा बेलोचदार मांग। अब ये जो थी नमक, यहाँ पे नमक नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसी वस्तु है जिनके बिना हम थोड़ा बहुत रह सकते हैं। ठीक है, कीमत में परिवर्तन के मुकाबले मांग में कम परिवर्तन आता है, मतलब कम परिवर्तन आता है, ये बात याद रखनी है। कीमत में परिवर्तन आता है और मांग में बहुत कम परिवर्तन आता है। ठीक है, जैसे भोजन और ईंधन। अब भोजन वो वाला भोजन नहीं जो हम घर में कर रहे हैं 3 टाइम, सुबह शाम दोपहर, ये भोजन वो वाला है जो हम बाहर जाके करते हैं। अब तुम सारे के सारे शाम होते होते पहुंच जाते हो चाउमीन की दुकान पे, शाम होते होते पहुंच जाते हो मोमोज की टपरी पे। ठीक है, तुम चटोरे हो, अब तुमको तो जाना है, तुम्हें तो खाना है। तो ऐसी वस्तुएं जो होती है वो बेलोचदार मांग होती है। अब सोचो, अगर इसकी कीमत में परिवर्तन आ जाए, मोमोज पहले से थोड़े महंगे हो गए, थोड़े से अगर महंगे हो गए तो आप उसकी थोड़ी बहुत मांग को कम कर दोगे। मतलब आप रोज खाते हो तो एक दिन छोड़ के खाने स्टार्ट कर दोगे, हफ्ते में 2 बार खाते हो तो 1 बार खाना स्टार्ट कर दोगे, तो थोड़ा बहुत मांग पर इसके फर्क पड़ जाता है। ईंधन है, ईंधन का मतलब पेट्रोल। अगर पेट्रोल बहुत सस्ता है तो हम बेफालतू का बाइक लेके घूमते रहते हैं, अगर वही पेट्रोल महंगा हो जाए तो हम बाइक का इस्तेमाल बहुत कम कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि पेट्रोल बहुत महंगा हो गया तो बाइक का इस्तेमाल थोड़ा कम कर देते हैं। लेकिन ये नहीं है कि बिल्कुल ही बंद कर देते हैं, बंद नहीं करते भाई यूज करना, क्योंकि जब काम आएगा तो जब हमें जरूरत पड़ेगी तो हम बाइक का यूज करेंगे, लेकिन बेफालतू का यूज करना बंद कर देते हैं। तो इस केस में क्या होता है, जो हमारी मांग की लोच होती है वो इकाई से कम होती है। याद रखो, मांग की लोच इकाई से कम कब होती है, तो जब बेलोचदार मांग होती है। और बेलोचदार मांग को मैंने अभी बताया कि अल्प लोचदार भी कहते हैं, अल्प लोचदार। अब यहां पर इसको याद रखना है कि कीमत में ज्यादा परिवर्तन आता है लेकिन मांग में कम परिवर्तन आता है। मतलब कीमत में ज्यादा परिवर्तन आता है और मांग में कम परिवर्तन आता है। ठीक है, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। तो ग्राफ पे आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है, ग्राफ आपको समझ में आना ही चाहिए कैसे बनाते हैं। ठीक है, अब देखेंगे हम थर्ड में क्या है, इकाई लोचदार मांग। अब इकाई लोचदार मांग किसे कहते हैं, कीमत और मांग में समान प्रतिशत परिवर्तन। जब जितनी परिवर्तन कीमत में होती है उतने ही परिवर्तन मांग में होती है। सपोज दैट की कीमत 20% बढ़ गई तो हमने मांग को 20% कम कर दिया। सपोज दैट की कीमत 50% घट गई तो हमने मांग को 50% बढ़ा दिया। मतलब जितना कीमत में परिवर्तन आता है उतना ही प्रतिशत परिवर्तन मांग की मात्रा में आता है। तो उस कंडीशन में ईडी हमारा इकाई के बराबर होता है, ईडी हमारा इकाई के बराबर होता है।
ठीक है। तो यहां पर आपको याद रखना है ग्राफ में कीमत में जितना भी परिवर्तन आया है, पहले P1 थी अब P2 हो गई, यही जितना ही परिवर्तन आया उतना ही परिवर्तन मांग की मात्रा में आया है, मतलब दोनों का परिवर्तन जो होता है वो समान होता है। ठीक है, तो दोनों का परिवर्तन क्या होता है, समान होता है। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम इसमें सामान्य वस्तु को रख सकते हैं। सामान्य वस्तुएं मतलब जो डेली लाइफ में यूज होने वाली वस्तुएं हैं। ठीक है, कुछ ऐसी वस्तुएं जिनके बिना हम रह भी सकते और नहीं भी रह पाते। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा फोर्थ, लोचदार मांग। अब लोचदार मांग क्या होती है, कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन आता है। लोचदार है जिसके बिना हम रह सकते हैं, कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन आता है, मांग में ज्यादा परिवर्तन कर देते हैं। मतलब कीमत थोड़ी सी बढ़ी, हमने मांग बहुत कम कर दी, छोड़ना कौन खरीदेगा, ठीक है, इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, इसमें आ जाता है विलासिता वस्तुएं। विलासिता वस्तु मतलब लग्जरियस थिंग। अब लग्जरियस थिंग में कौन कौन सी होती है, सपोज दैट की लग्जरियस थिंग में तुमको वॉच खरीदनी है, घड़ी खरीदनी है, रिस्ट वॉच। अब रिस्ट वॉच खरीदनी है, तुम्हारा सपना है कि तुम रोलेक्स खरीदोगे। अब रोलेक्स की कीमत थोड़ी सी बढ़ गई, अब थोड़ी सी बढ़ गई तो हमने मांग करी नहीं, हम नहीं कर रहे, हम नहीं खरीद रहे। ठीक है, तो हम उसको नहीं खरीदते हैं, क्योंकि थोड़ा सा भी कीमत में परिवर्तन आया तो मांग हम उसको बहुत ज्यादा परिवर्तन ला देते हैं। ऐसी वस्तुओं का जो मांग की लोच होती है वो इकाई से अधिक होती है। क्या बोला मैंने, इकाई से अधिक होती है। तो क्वेश्चन बनता है मांग की लोच इकाई से अधिक कब होती है, तो मांग की लोच इकाई से अधिक जब मांग अधिक लोचदार होती है, तब मांग की लोच इकाई से अधिक होती है। ठीक है, तो यहां पर कीमत में जो है ना बहुत कम परिवर्तन आया, कीमत में बहुत कम परिवर्तन है, मांग की मात्रा में ज्यादा परिवर्तन आ गया। ये जो परिवर्तन है कीमत का परिवर्तन दिखा रहा है और ये मांग की मात्रा का परिवर्तन दिखा रहा है। तो कीमत में कम परिवर्तन आता है और मांग की मात्रा में ज्यादा परिवर्तन। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा पूर्णतः लोचदार मांग। अब पूरी तरह से लोचदार मांग है, मतलब कीमत में इतनी सी परिवर्तन आ जाए मांग करनी बंद कर देते हैं, हम नहीं खरीद रहे। जैसे बताया था ना मैंने एरोप्लेन। अब एरोप्लेन मतलब तुम्हें प्राइवेट जेट खरीदना है, 300 करोड़ का है। अब 300 करोड़ का है, वो 200 करोड़ में बिक रहा है, 100 करोड़ रुपए रेट कम हो गया, तो क्या तुम मांग करोगे, क्या तुम मांग करोगे, नहीं करोगे। ठीक है, अब सपोज दैट की उसने कहा कि भैया 100 करोड़ में ले जाओ, 200 करोड़ कम कर दिए, तो अब करोगे, अभी भी नहीं करेंगे। अब वो कहता है चल फ्री में ले जा यार, अब तो मांग कर, तुम कहोगे मैं लेके नहीं जा रहा, क्योंकि कीमत उसने बिल्कुल ही गिरा दी ना, बिल्कुल ही कम कर दी, 0 पे आ गया, फ्री में बांट रहा है, फिर भी नहीं खरीद रहे हो, भाई रखेंगे कहां पे। तो ऐसी वस्तुओं की जो मांग होती है वो पूर्णतः लोचदार होती है, जिसको हम खरीदते ही नहीं है। मतलब कीमत में बहुत कम परिवर्तन होने पर मांग पूरी तरह बदल जाती है। थोड़ा सा परिवर्तन होता है, मांग पूरी की पूरी बदल जाए। इस कंडीशन में जो मांग की लोच होती है वो इन्फिनिटी होती है। क्या कहा मैंने, मांग की लोच हमेशा ही इन्फिनिटी होती है, और इसका ग्राफ जो होता है वो हमेशा ही एक्स अक्ष के समानांतर होता है। याद कर लो भाई, एक्स अक्ष के समानांतर होता है। मतलब यहां पर जो डी है हमारा वो पैरेलल है एक्स अक्ष के, एक्स अक्ष के समानांतर होता है। ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट, और नेक्स्ट जो है मांग की लोच ज्ञात करने की विधि। मांग की लोच ज्ञात कैसे करते हैं, हाउ टू फाइंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मांग की लोच को ज्ञात कैसे करते हैं, तो मांग की लोच को ज्ञात करने के हमारे पास 3 मेथड होते हैं। पहला मेथड कुल व्यय विधि, दूसरा मेथड रेखा गणितीय विधि या फिर ज्यामिति विधि भी कहते हैं, तीसरा मेथड प्रतिशत विधि। अब प्रतिशत विधि, ठीक है, तो ये 3 मेथड से हम मांग की लोच को ज्ञात करते हैं, फाइंड करते हैं। वी कैन फाइंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बाय दीज मेथड। खास बात पता क्या है, बड़ा मजा आ जाएगा आपको सुन के, मजा आएगा। ये आपके एग्जाम पैटर्न में नहीं है, ये भी आपके एग्जाम पैटर्न में नहीं है, पर अब नहीं है, पहले था। पहले व्यय विधि और ज्यामिति विधि भी हुआ करती थी, लेकिन अब इस दोनों को हमारे सीबीएसई बुक से हटा दिया गया है और बच गया है प्रतिशत विधि। तो प्रतिशत विधि ही बची है एक मेथड, जिसके बारे में भी मैंने बताया, उसके 2 फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, उन 2 फॉर्मूले में जो डेल्टा क्यू होता है वो हमारा चेंजमेंट ऑफ क्वांटिटी होता है, मतलब मांग में परिवर्तन। डेल्टा पी होता है कीमत में परिवर्तन। पी और क्यू क्या होता है, प्रारंभिक कीमत, और क्यू क्या होता है, प्रारंभिक मात्रा। ठीक है, बाकी आप यहां पर जो लिखे हुए हैं उसको एक बार स्टडी करो, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि मैंने आपको समझा दिया है। अब थोड़े से अब आता है मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्व, वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर। मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्व। मांग की लोच प्रभावित कैसे होती है,
अब मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्व में हमें पढ़ना क्या है, हमें लिखना क्या है, ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों के लिए और समझ में भी नहीं आता। तो इसके अंदर हमें बताना पड़ता है कि कौन सी वस्तु बेलोच होती है, कौन सी वस्तु लोचदार होती है। बेलोचदार, लोचदार। तो बेलोचदार वस्तु वो होती है जिसके बिना हम रह सकते हैं और लोचदार वो होती है जिसके बिना हम नहीं रह सकते हैं। लेकिन यहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है, वो कंफ्यूजन एक एक करके सारे के सारे मिटा दूंगा, ध्यान से देखते रहना बिना स्किप किए। फिर से याद दिला रहा हूं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। और हाँ, प्लीज कमेंट करके जरूर जाना, ठीक है। आपका कमेंट देख के मुझे बड़ा अच्छा लगता है भाई, मैं अक्सर खाली समय में बैठकर कमेंट पढ़ता हूं और उनके रिप्लाई करता हूं, मुझको बड़ा अच्छा लगता है। कई बार वीडियो पे अच्छे कमेंट भी आते हैं, कई बार बुरे भी आते हैं, बट आई लाइक योर कमेंट। आपके अच्छे कमेंट मुझे मोटिवेट करते हैं और बुरे कमेंट्स मुझे और अच्छा बनाने और अच्छा करने के लिए मोटिवेट करते हैं। तो आपके कमेंट मुझे मोटिवेट करते हैं, तो प्लीज मोटिवेट मी। अब देखो भाई, तो इसके अंदर में पढ़ना है कि बेलोच कब होती है और लोच कब होती है, यही बताना है सिर्फ हमें सभी के सभी पॉइंट्स में। सबसे पहले आता है वस्तु की प्रकृति। अब वस्तु की प्रकृति मतलब ये है कि वस्तु तीन प्रकार की होती है भाई। एक तो वो होती है जो आवश्यक वस्तु होती है जिनके बिना हम नहीं रह सकते, जिनको यूज करना है तो करना है। दूसरा होता है हमारे आरामदायक वस्तु है, घर के अंदर टीवी है, फ्रिज है, एसी है, सोफा है, ये तो आरामदायक वस्तु है। तीसरा होता है विलासिता वाली वस्तु, लग्जीरियस थिंग, जिसके अंदर बड़ा बंगला, डायमंड, बड़ी कार, रोलेक्स की घड़ी, तो ये सब चीजें होती हैं, ठीक है। अब जो आरामदायक वस्तुएं हैं वो हमेशा ही बेलोच होती है, जैसे नमक गेहूं, इनकी मांग हमेशा ही बेलोच होती है। क्या होती है? बेलोच होती है। इनका इस्तेमाल करना अनिवार्य होता है, हर घर में होता है। दूसरी तरफ क्या होता है? ये बेलोच होती है, दूसरा होता है आरामदायक वस्तुएं। आरामदायक वस्तु जो होती है वो साधारण लोचदार होती है, मतलब बेलोच नहीं होती है, बेलोच से थोड़ा सा ऊपर होती है, जिसके बिना हम थोड़ा बहुत रह सकते हैं, जैसे कि फ्रिज, बाइक, वॉशिंग मशीन। आज भी बहुत से घरों में वॉशिंग मशीन नहीं है, तो क्या उनके घर में कपड़े नहीं धुल रहे? आप तो धो लेते हैं। तो जिनके बिना हम रह सकते हैं, आरामदायक वस्तुएं, उनकी मांग साधारण लोचदार होती है। पूरी तरह से लोचदार नहीं होती कि हम इसका यूज ही नहीं करेंगे, हम इसका यूज करते हैं, इसलिए वो साधारण लोचदार या कम लोचदार होती है। तीसरा आता है विलासिता वस्तुएं, मतलब डायमंड, कार और रिस्ट वॉच, ठीक है। ये वो वस्तुएं हैं जिनके बिना हम पूरी तरह से रह सकते हैं, तो इनकी मांग अत्यधिक लोचदार होती है, इनके बिना हम रह सकते हैं, ठीक है। तो लग्जरियस, इनके बिना हम रह सकते हैं, तो ये इनकी मांग हमेशा लोचदार होती है। और हमें बताना ही यही है, बेलोचदार और लोचदार ही हमें इसके अंदर डिस्कस करना है। तो विलासिता वस्तु तीन प्रकार की होती है, आवश्यक वस्तुएं जिनकी मांग बेलोचदार होती है, आरामदायक वस्तु जिनकी मांग कम लोचदार होती है, और विलासिता वस्तु जिनकी मांग बहुत ज्यादा लोचदार होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा स्थापन वस्तुएं या फिर परिस्थापन वस्तुएं। परिस्थापन, सब्स्टिट्यूशन गुड्स। अब देखो, मार्केट में अगर किसी चीज का सब्स्टिट्यूशन उपलब्ध है, मार्केट में अगर किसी चीज का सब्स्टिट्यूशन, परिस्थापन उपलब्ध है, तो उसकी मांग लोचदार हो जाती है, क्योंकि हम ये नहीं हम वो खरीद लेंगे, हम वो नहीं हम वो खरीद लेंगे। जब हमारे पास ऑप्शन होते हैं तो उनकी मांग लोचदार हो जाती है, बेलोच नहीं होती, लोचदार। जब ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है तो मांग लोचदार हो जाती है, ठीक है, क्योंकि हम या तो ये खरीद लेंगे या फिर वो खरीद लेंगे। अब सपोज दैट कि मुझे चाय पीनी है, अब चाय पीनी है, चाय या तो गुड़ की बनती है या फिर चीनी की बनती है। ये गुड़ है और ये चीनी है। और सपोज दैट कि घर के अंदर तुम्हारे गुड़ है, चीनी खत्म हो गई, तो मम्मी क्या कहती है, चलो आज गुड़ की चाय पी लेते हैं। तो आप गुड़ की चाय पीते हो या नहीं पीते? आजकल के वैसे जनरेशन तो नहीं पीती है, जैन जी तो बिल्कुल भी नहीं पीते हैं, लेकिन गुड़ की चाय भी पहले बनाई जाती थी, मैंने पी है, काफी समय हो गया। क्या आपने भी गुड़ की चाय पी है? गुड़ की चाय कैसी लगी थी आपको जब आपने फर्स्ट टाइम या फिर लास्ट टाइम पी थी? मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि गुड़ की चाय अच्छी है या फिर चीनी वाली चाय अच्छी लगती है तुम्हें, या फिर चाय ही अच्छी। अब तुम बोलोगे हम तो जैन जी, हम तो चाय पीते ही नहीं, ठीक है। तो चाय एक अलग शौक है बच्चे, चाय का एक अलग शौक है, एक अलग, मतलब आई कांट डिफाइन चाय लवर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो चीनी की जगह पे शुगर का यूज कर लेते थे, ठीक है। तो जिनकी प्रतिस्थापन वस्तुएं होती हैं बाजार में, उनकी मांग हमेशा अधिक लोचदार होती है, ठीक है। चाय कॉफी हो जाए, अब कॉफी जगह चाय हो जाए, या चाय की जगह कॉफी हो जाए, गुड़ चीनी हो जाए, ठीक है। तो ये हमेशा इनकी मांग लोचदार होती है। वैकल्पिक प्रयोग, का मतलब होता है अल्टरनेटिव यूजेस, मतलब एक ऐसी वस्तु जिसके यूज बहुत ज्यादा होते हैं,
एक वस्तु यूज उसके कई सारे चीजों में होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी का यूज जो है कई सारी चीजों में होता है। भाई कमरे को ठंडा करना है, एसी चलाओ, इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है। खाना पकाना है, तो आजकल खाना पकाने वाला एक चूल्हा आ गया है ना, क्या कहते हैं उसे, इलेक्ट्रिक चूल्हा, आई थिंक, मेरे को नाम याद नहीं है, अगर आपको याद है तो मुझे बता के जाओ कि क्या कहते हैं उसे। तो इलेक्ट्रिक चूल्हा, खाना बनाने के लिए भी हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रहे हैं। कपड़े धोने के लिए भी हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रहे हैं, वॉशिंग मशीन। कपड़े सुखाने के लिए भी वॉशिंग मशीन का यूज कर रहे हैं। कमरे में रोशनी करने के लिए हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रहे हैं, रोशनी के लिए, लाइट चालू करने के लिए। तो इलेक्ट्रिसिटी का यूज बहुत ज्यादा होता है। और जिस वस्तु का यूज बहुत ज्यादा होता है, उसके वैकल्पिक यूज होते हैं, उनकी मांग भी लोचदार होती है। अब लोचदार इसलिए होती है क्योंकि हम उसको भरपूर मात्रा में यूज नहीं कर सकते, उसमें कटौती करते हैं। जब कटौती करते तो वो बिलोच नहीं होती। जैसे नमक है, उसके अंदर कटौती नहीं कर सकते तो वो बिलोच है। लेकिन वैकल्पिक यूज जिसके होते हैं उसके अंदर हम थोड़ी कटौती करते हैं। मम्मी हमारी क्या कहती है, बिजली बंद कर दो, बिल बहुत ज्यादा आ रहा है। ठीक है, तो जिसके अंदर हम कटौती कर लेते हैं, जिसको यूज हम पूरी तरह से नहीं करते हैं, थोड़ी बहुत कमी करते हैं, उनकी मांग हमेशा लोचदार होती है। ठीक है, अब जैसे कि तारकोल रोड बनाने में काम आता है, बहुत सारी चीजों में यूज होते हैं। घर है, घर भी बहुत सारी चीजों में यूज होते हैं भाई, रहने के काम भी आता है, दुकान खोलने के काम भी आता है, शोरूम खोलने के काम आता है। ठीक है, तो इस तरीके से इनकी मांग हमेशा ही क्या होते हैं, वैकल्पिक यूज होते हैं, इसलिए इनकी मांग लोचदार होती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास उपभोग की स्थगनशीलता। जिन वस्तुओं का प्रयोग हम भविष्य के लिए छोड़ सकते हैं, मतलब उपभोग मतलब कंज्यूम करना, प्रयोग करना, यूज करना, स्थगनशीलता मतलब भविष्य के में यूज करेंगे। जिन वस्तुओं का यूज हम भविष्य के लिए छोड़ सकते हैं, उनकी मांग भी लोचदार होती है, क्योंकि आज हम कटौती कर रहे हैं, आज हम यूज नहीं कर रहे हैं, कल यूज करेंगे, तो उनकी मांग भी लोचदार होती है, विलोच नहीं होती है। यदि किसी वस्तु की खरीद टाली जा सकती है भविष्य के लिए, तो उनकी मांग लोचदार होती है। जैसे कि ऊनी कपड़े, भाई अब ऊनी कपड़े है, ठीक है, गर्मी में तो हम खरीदेंगे ही नहीं, चलो भाई सर्दी आएगी तब खरीदेंगे, टाल दिया। दूसरा, अब सर्दी भी आ गई तो मम्मी क्या कहती है, अभी जो पुराने वाले हैं वो पहन लो, जब सैलरी आएगी तो नहीं दिला दूंगा या नहीं दिला दूंगी। ठीक है, तो ये इसके भी यूज क्या हो गए, भविष्य के लिए हम छोड़ देते हैं कुछ समय के लिए। ठीक है, तो इनकी मांग हमेशा ही टाली जा सकती है, जिसकी मांग लोचदार होती है। ठीक है, व्यय की राशि। अब व्यय की राशि को ध्यान दो। अब हमारा जो इनकम होती है, जो हमारा पैसा होता है, उसको हम खर्च करते हैं। अगर हम खर्च लग्जरियस चीजों पे कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम खर्च, भोक्ता अपनी आय का अधिक हिस्सा खर्च करता है, जिन वस्तुओं पर खर्च करता है वो अधिक लोचदार होती है। जिन वस्तुओं पर, मतलब ऐसी वस्तुएं जिन पर हमारा पैसा ज्यादा खर्च होता है, उनकी मांग लोचदार होती है। जिन पर कम खर्च करते हैं उनकी मांग, जिन वस्तुओं पर हमारी इनकम कम खर्च होती है उनकी मांग बेलोच होती है। अब देखो, अब जो घर के हमारे पास जो किचन का काम होता है, वो हमारा कम खर्च मांगता है, कम खर्च में काम चल जाता है, मतलब खाने का सामान या किचन का जो सामान होता है, नमक, दिया सलाई, तो इनकी मांग जो होती है हमेशा बेलोच होती है। लेकिन जो दूसरी तरफ है, टीवी, स्कूटर, इनकी मांग हमेशा ही लोच होती है, लोचदार होती है। ठीक है, तो अब टीवी, स्कूटर पे हमारा ज्यादा हिस्सा खर्च होता है, पैसा, हमारी इनकम का ज्यादा हिस्सा किस पे खर्च होता है, घर की जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, कूलर, या फिर हमारी बाइक, तो इन चीजों पे ज्यादा खर्च होता है, तो इनकी मांग हमेशा ही लोचदार होती है। जिन पे हमारा पैसा कम खर्च होता है वो बेलोचदार होती है। ठीक है, अब तुम दुकान से कैंडी खरीद के ले आते हो, जब मर्जी खा लेते हो, लेकिन वही चीज अगर दुकान से तुम्हें थोड़ी सी महंगी चीज लानी पड़ जाए तो वो तुम थोड़ा सा उसको टाल देते हो। तो जिसको हम टाल देते हैं वो लोचदार, जिनको हम नहीं टाल सकते वो बेलोचदार, सेम चीज है। नेक्स्ट आता है हमारा आय का स्तर। अब आय का स्तर क्या होता है, अब देखो, जिस व्यक्ति के पास आय बहुत ज्यादा होती है, इनकम बहुत ज्यादा होती है, उसके लिए मांग हमेशा ही बेलोच होती है, वो जब मर्जी खरीद के ले आता है, वो कभी टालता नहीं है। जिसको हम नहीं टालते हैं वो बेलोच होती है, जिसको हम टाल देते हैं वो लोचदार होती है। अब जिनकी गरीब व्यक्ति होते हैं, जिनकी इनकम कम होती है, वो उनकी मांग लोचदार होती है। अब मैं किसी वस्तु को खरीदना हो तो मैं सोचता हूँ अभी खरीदूं, बाद में खरीदूं, चलो कुछ समय बाद खरीदता हूँ, तो मैं गरीब हूँ, हाँ मैं गरीब हूँ। ठीक है, तो गरीब व्यक्ति जो है मांग करते समय सोचता है, तो उसके लिए वो लोचदार हो गई। लेकिन एक धनी व्यक्ति, अमीर है, तो वो मांग करते हुए बिल्कुल नहीं सोचता, खरीद के लिए आता है, तो उसके लिए मांग बेलोच हो गई। ठीक है, नेक्स्ट आता है धन का वितरण। धन का वितरण क्या होता है, यदि समाज में धन असमान रूप से वितरित है तो मांग बेलोच है। ठीक है, अब देखो, दूसरा, समान वितरण से मांग अधिक लोचदार होती है। अब देखो, जब हमारी इनकम असमान रूप है, मतलब ये हुआ कि हमारी इनकम फिक्स नहीं है, कभी कम कभी ज्यादा,
कभी कम कभी ज्यादा जो होती है तो उसको हम उन्हीं चीजों पे खर्च करते हैं जो हमारे लिए फिक्स होती है, पहले हम उसको खरीद के लिए आते हैं, तो उसके लिए मांग बेलोच होती है कि वो टालता नहीं है। जो कम पैसा है, मतलब हमारे पे सैलरी पता नहीं होता कि आज कितनी आएगी, इस महीने कितनी होगी, कम होगी या ज्यादा होगी, तो उस कंडीशन में हमें मांग बेलोच होती है, क्योंकि हम उन चीजों पे ज्यादा पैसा, मतलब उन चीजों को सबसे पहले खरीद लेते हैं जो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, लेकिन जब हमें फिक्स सैलरी होती है, अब फिक्स सैलरी होती है तो हम उस कंडीशन में हमारी जो मांग होती है वो लोचदार होती है। हमें पता होता है कि हमें कौन सा खरीदना है, कौन सा नहीं खरीदना है, तो वहां पर हम थोड़ा बहुत टाल देते हैं और थोड़ा बहुत खरीदते हैं। तो जहां पर हम टाल देते हैं वो हमारी होगी लोचदार। लेकिन जब असमान वितरण होता है तो सबसे पहले हम टालते नहीं है, भाई पहले ये वाला काम है, इसको खरीद के ले आओ। ठीक है, अब तुम्हारे घर में भी जब सैलरी आती है तो तुम सबसे पहले अपने अनाज वाला काम कर लेते हो, भाई घर के अंदर जो अनाज भरवाना है वो भरवा लेते हो। तो उस कंडीशन में मांग हमेशा बेलोच होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास आदत एंड स्वभाव। अब आदत स्वभाव में देखो, जिस व्यक्ति, अब जो आदत होती है, कोई वस्तु है, आदत हो चुकी है। अब एक वस्तु कुछ लोगों के लिए बेलोचदार हो सकती है, कुछ लोगों के लिए लोचदार हो सकती है। ठीक है, अब मान लो कि मेरे पास कोई व्यक्ति है जिसको बीड़ी पीने की आदत है, बी डी। अब बीड़ी जो है वो कुछ लोगों के लिए बेलोच होगी, कुछ लोगों के लिए लोच होगी। जिनको आदत है उनके लिए बेलोचदार है, जिनको आदत नहीं है उनके लिए लोचदार है। ठीक है, तो अब बीड़ी का एग्जांपल के थोड़ा समझ सकते हैं। अब जी बीड़ी की कीमत मार्केट में बढ़ गई, ठीक है, बीड़ी पीने वाला छोड़ेगा थोड़ी ना, वो तो पिएगा, वो महंगी है तो क्या हुआ, खरीदेगा। बीड़ी की कीमत मार्केट में घट गई तो क्या जो नहीं पीता वो पीना स्टार्ट कर देगा, वो फिर भी नहीं खरीदेगा। तो मतलब क्या है कि कुछ लोगों के लिए बेलोच होती है, कुछ लोगों के लिए लोच होती है। तो जिन वस्तुओं की हमें आदत हो जाती है उनकी मांग हमेशा ही बेलोच होती है। ठीक है, बीड़ी, तो कभी आपने बीड़ी पी है? नहीं पी, देख लेना, मत पीना, गंदी चीज होती है। ठीक है, अब आता है हमारे पास, ये हमारे हो गए मांग की लोच को कई कारकों पर निर्भर करती है। तो हमने पढ़ लिया वस्तु की प्रकृति, स्थापन वस्तु, वैकल्पिक प्रयोग, भोग की संगीलशीलता, व्यय की राशि, आय स्तर, धन का वितरण और आदत। तो ये 8 पॉइंट हमने पढ़ लिए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। 4 मार्क्स का पेपर में पहले भी पूछ चुका है, दोबारा पूछ सकता है, पहले आए हुए हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरीके से ये लेसन होता है हमारा यही समाप्त। ज्यादा बड़ा लेसन नहीं है, पर जितनी भी चीजें हैं कंफ्यूज करने वाली है और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो आपको इसको अच्छी तरह से स्टडी करनी है और स्टडी अभी करो। पेपर के आसपास मत करना, क्योंकि उस समय बहुत सारे लेसन होते हैं और इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एक बार में समझ में नहीं आती है। अगर आप पूरी वीडियो देख चुके हो तो इसका मतलब आपको इसमें से 50% समझ में आ चुका है। अब दोबारा जब आप कभी इसको स्टडी करोगे तो आपको 100% समझ में आ जाएगा। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। जब तक के लिए गुड बाय।